नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को कवर करेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है अफस्पा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश समय में इसको लाया गया, क्यों इसको चालू रखा गया हमारी आज़ादी के बाद भी, किन किन स्टेट्स में इसको अभी तक लगाया गया है, और फिर हम देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो कंसर्न है इसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं। हाल ही में ये न्यूज़ में भी था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अफस्पा का मतलब क्या है। अफस्पा जो है वो स्पेशल पावर्स देती है आर्मी, स्टेट और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को। आर्मी, स्टेट, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, इनको स्पेशल पावर दी। क्या स्पेशल पावर है? टू किल, किसी को मारना, सर्च हाउसेस, किसी के घर को सर्च करना, छानबीन करनी, और डिस्ट्रॉय एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को मारा जा सकता है, और हाउसेस को, किसी के घर को सर्च किया जा सकता है, छानबीन किया जा सकता है। लेकिन किसके घर को छानबीन किया जाएगा, किसको मारा जाएगा, किसकी प्रॉपर्टी डैमेज की जाएगी? जो कि इंसर्जेंट है। इंसर्जेंट यानी जो मतलब कोई ना कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट में हिस्सा ले रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अलग देश बनाना है, या इस प्रकार का कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में अगर कोई हिस्सा ले रहा है, इंसर्जेंसी अगर कहीं पर भी है, या तो किसी ने इंसर्जेंसी में पार्ट लिया, या फिर किसी को शक है ना, सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब होता है शक करना। शक है कि हमें कि ये बंदा जो है ये कुछ ना कुछ कर सकता है, कुछ ना कुछ गलत कर सकता है, तो हम इसको किल कर सकते हैं, यानी आर्मी और या स्टेट या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, या उसके जो डिस्ट्रॉय कर सकती प्रॉपर्टी को, सर्च कर सकती हाउस को। कौन से एरिया में? तो पूरे इंडिया में तो ये होगा नहीं। कौन से एरिया में होगा? जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहां पर आपको इंसर्जेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन जो एरिया है उसको कौन बताएगा कि ये डिस्टर्ब्ड है? बताएगी होम मिनिस्ट्री। अब आगे हम देखेंगे, पहले सिर्फ गवर्नर के पास था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया, तो वो हम पूरा आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आपने ये देखना है कि भाई आर्मी, स्टेट, सेंट्रल पुलिस फोर्स, इसको स्पेशल पावर देती है क्या करने को? किल करने को, हाउस को सर्च करने को, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने को। किसकी? इंसर्जेंट की, या लाइकली कोई इंसर्जेंट है, किसी के ऊपर रीजनेबल सस्पिशन है, शक है, और किस एरिया में जो डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड कौन बताएगा? होम मिनिस्ट्री। अब ये जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस को एक लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्रिटिसिज्म में भी हम इस चीज को देखेंगे कि ये एक लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उनके जो भी एक्शंस उन्होंने लिया। कौन सा एक्शन? किल, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, सर्चिंग हाउसेस। इस एक्शन को जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया में ये एक्शन लेंगे उसके लिए खिलाफ उन्हें एक लीगल इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी मतलब बचाव मिलता है, ठीक है, कि आप कर सकते हैं। अब आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट, देखो क्रिटिसिज्म तो उठता है, सवाल उठाए जाते हैं कि यार हमारे पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, इंसान अपने जीवन जी सकता है, तो फिर आपने ऐसे क्यों, कैसे दे दिया? ये पावर कैसे आप दे सकते हैं भारत में जहां पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है? तो आर्म फोर्सेस जो है हमारी और गवर्नमेंट जो है वो इसको जस्टिफाई करती है। कैसे जस्टिफाई करती है? कि ये बड़ा जरूरी है टू कॉम्बैट मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी। कहीं पर भी मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी है तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए ये बड़ा जरूरी है। और जो क्रिटिसिज्म है इसका, वो पॉसिबल ह्यूमन राइट वायलेशन की बात जो है वो करते हैं इस एक्ट के थ्रू। तो सारा हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड्स में। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास, प्री इंडिपेंडेंस हम देखेंगे, क्योंकि ये कॉलोनियल ओरिजिन है इसका। ये कोई भारत आजाद होने के बाद आया ऐसा नहीं है, ये पहले भी था। अफस्पा जो है इसका जो ओरिजिन है वो कॉलोनियल है, ब्रिटिश के समय हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले इसको एक ऑर्डिनेंस के तौर पे इनेक्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, जिसको महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था 1942 में। देखिए 8 अगस्त 1942 में जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया, इसके बाद कुछ हिस्से हैं भारत में, कुछ एरियाज में दिस मूवमेंट टर्न वायलेंट, जहां पर ये वायलेंस करने शुरू कर दिए गए लोगों के द्वारा। अब महात्मा गांधी जी तो अहिंसा की बात करते थे, लेकिन अब अलग अलग प्रकार के लोग जुड़ते हैं तो कई कई जगह पे हमें वायलेंस देखने को मिली। तो उस वायलेंस को रोकने के लिए, उसको कम्बैट करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आई। आपके लिए ये बड़ा जरूरी है कि ये जो मैसिव स्केल ऑफ वायलेंस हुई पूरे देश में, इसके खिलाफ या इसको रोकने के लिए प्रोमलगेट किया गया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 1942। किसके द्वारा? वायसराय लिनलिथ गो के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जा सकता है, किसके द्वारा प्रोमलगेट किया गया? वायसराय लिनलिथ गो के द्वारा जो है वो इसको प्रोमलगेट किया गया। इस एक्ट ने पार्शियली आर्म फोर्सेस को लाइसेंस दे दिया टू किल, ठीक है,
व्हेन फेस्ड विद इंटरनल डिस्टर्बेंस। कहीं पर भी अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस आपको देख रही है, आपके पास लाइसेंस है, आप उसको मार सकते हैं। किसी को भी अगर आपको लगता है कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो आप उसे मार सकते हैं। ये लिलिथगो वाइसराय ने इस एक्ट के थ्रू इम्यूनिटी भी दे दी और लाइसेंस दे दिया आर्म फोर्सेस को, जो ब्रिटिश आर्म फोर्सेस हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो पहले इसके ऊपर अच्छी डेलिब्रेशन हुई कि भाई इसका क्या करना है, रखना है नहीं रखना है। फिर माना गया कि चलो रख लेते हैं। सबसे पहले आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स असम एंड मणिपुर एक्ट 1958। अब देखो जिन जिन स्टेट्स में ये लगती जाएगी उन स्टेट्स का नाम इसमें आता जाएगा। तो असम एंड मणिपुर आया, फिर हम आपको यहाँ पर आगे हम आपको पंजाब भी देखेंगे, पंजाब एंड चंडीगढ़ देखेंगे और JNK देखेंगे। तो सबसे पहले आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर असम एंड मणिपुर एक्ट 1958। अब ये क्यों आया इसको समझिए। 1951 में क्या हुआ कि नागा नेशनल काउंसिल NNC इसने कहा कि हमने एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड कराया है। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह इन्होंने कहा भी हमने जनमत संग्रह करवाया। कहाँ पे? अब आप बोलेंगे अच्छा ये असम और मणिपुर क्यों? क्योंकि उस समय जैसे नागास का जो अभी एक स्टेट है नागालैंड, वो नहीं था, असम का ही हिस्सा थे। जो कुछ नागा डोमिनेंट एरियाज थे वो असम का ही हिस्सा थे। तो इन्होंने कहा कि हमने इन एरियाज में जनमत संग्रह करवाया है, प्लेबिसाइड करवाया है और इसमें 99% जो नागाज हैं। अब नागा क्या है? नागा एक किस्म की ट्राइब है, ठीक है, आप सबको पता ही होगा नागा एक ट्राइब है। तो 99% जो नागाज हैं उन्होंने वोट किया इन फेवर ऑफ फ्री सोवन नागा नेशन, कि हमें एक इंडिपेंडेंट फ्री देश चाहिए, जो नागा कंट्री हमें एक अलग चाहिए, नागा नेशन हमें एक अलग चाहिए। तो ये जो है ये प्लेबिसाइड इन्होंने करवाया, ऐसा इन्होंने क्लेम किया, राइट। अब इन्होंने फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था 1952 का उसे भी बाइकआउट किया और बाद में इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी स्कूल और जो ऑफिशियल्स है उनको भी बाइकआउट किया। अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए पहले असम गवर्नमेंट ने, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हुई, पहले असम गवर्नमेंट ने इम्पोज किया असम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एक्ट। कहाँ पे? नागा हिल्स में, जो नागा डोमिनेटेड हिल्स हैं वहां पे 1953 में। और यहाँ पे फिर इंटेंसिफाई हो गया पुलिस एक्शन अगेंस्ट रेबल्स। रेबल्स जो इंसर्जेंट्स थे, जो बोल रहे थे कि हमें आजाद देश चाहिए, उनके खिलाफ। लेकिन जब सिचुएशन वर्सन हो गई, जब ये जो इस असम गवर्नमेंट को लगा कि अभी ये पुलिस के द्वारा नहीं इसको रोका जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो उस ऑफ असम जो है उसने डिप्लॉय की असम राइफल्स नागा हिल्स में। अब पहले आई पुलिस, पुलिस से नहीं हुआ, अब आया असम राइफल्स। अब हम देखेंगे असम राइफल से भी नहीं होगा, फिर हमारे पास आएगी एफएसपा। और इन्होंने इनेक्ट किया असम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1955। यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क मिला पैरामिलिट्री फोर्सेस को और स्टेट पुलिस फोर्सेस को टू कम्बैट इंसर्जेंसी। आपके पास लीगल फ्रेमवर्क है, आपने इस इंसर्जेंसी को साथ लड़ना है, आपने इसको खत्म करना है, ऐसा बोला गया। लेकिन अब हम देखेंगे कि असम राइफल्स और स्टेट पुलिस दे कुड नॉट कंटेन द नागा रिबिलियन, कि जो नागा रिबिलियन है उसको कंटेन नहीं किया जा रहा था, स्टेट पुलिस के द्वारा भी नहीं किया जा रहा था और असम राइफल्स आई उसके द्वारा भी ये कंटेन नहीं किया गया। और जो NNC थी जिसने पहले क्लेम किया था कि हमने प्लेबिसाइड करवाया, जनमत संग्रह करवाया, उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी 1956 में। अब एक है डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट चलेगी, कोई भी दूसरा बंदा पैरेलल गवर्नमेंट नहीं बना सकता है। ये जो चीज है ये हमारे देश की जो संप्रभुता है उसको चैलेंज है। तो इस थ्रेट को कॉम्बैट करने के लिए फिर आया आर्म फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, जिसे प्रोमलगेट किया गया उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। किस तारीख को? 22 मई 1958 को। बाद में इसे रिप्लेस किया गया आर्म फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। पहले ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद इसको एक्ट बना दिया गया। अब देखो ये जो एक्ट था आर्म फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, इसने एम्पावर किया गवर्नर को। यहाँ पे देखो ओनली गवर्नर, यहाँ पे सिर्फ गवर्नर के पास एम्पावरमेंट है, मतलब किसी स्टेट में, जैसे हमारे यहाँ पे कैसे चलता है, एक है स्टेट्स, ठीक है, और फिर आते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट्स में जो गवर्नर होगा उसके पास ये पावर है, यूनियन टेरिटरीज में आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास ये पावर है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी को या किसी कंसर्न स्टेट को वो डिस्टर्ब घोषित कर सकता है।
अब आप बोलेंगे सर आपने पहले बताया होम मिनिस्ट्री, हाँ आगे हम देखेंगे कैसे आगे अमेंडमेंट की जाएगी और फिर वो होम मिनिस्ट्री के पास आएगा। लेकिन जब 1958 में सबसे पहले इसको ये एक्ट आया तो इस समय स्टेट्स में गवर्नर और यूनियन टेरिटरीज में आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास पावर थी कि वो किसी भी एरिया को पूरे के पूरे स्टेट या यूटी या उसके किसी हिस्से को वो डिस्टर्ब घोषित कर सकते हैं। देखो अब आप कहेंगे अच्छा प्रेसिडेंट साहब इसको लेकर आए, लेकिन ये तो असम में हो रहा है, सिर्फ एक स्टेट में हो रहा है, तो फिर स्टेट आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर प्रेसिडेंट साहब क्यों लेकर आए? आर्टिकल 355 वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया लॉर्ड लिलिथ को पहले बताया मैंने, जिसके समय ये आया क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल 355। अब 355 क्या बोलता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब जैसे कुछ एरियाज हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो अब कोई अरुणाचल प्रदेश की पुलिस थोड़ी ना लड़ेगी कल को अगर चाइना वहां पर आ जाता है तो। कौन लड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ेगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ेगी हमारी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लड़ेगी? आंध्र प्रदेश आएगा तो, क्योंकि ये आर्टिकल 355 में लिखा है कि ये ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन की ड्यूटी है कि कोई भी स्टेट जो है, या तो कोई बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन है, बाहर से कोई खतरा है, या फिर अंदर कोई सेपरेटिज्म की मूवमेंट चल पड़े। आगे हम देखेंगे खालिस्तान को सप्रेस करने के लिए भी जो पंजाब में आया था, तो वहां पर भी ये नहीं कहा कि पंजाब की गवर्नमेंट लड़े इससे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें पार्ट लिया इसको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये आर्टिकल 355 बोलता है कि ये यूनियन का काम है कि किसी भी स्टेट को या तो एक्सटर्नल एग्रेशन है या इंटरनल डिस्टर्बेंस है, उन दोनों ही उसमें खतरों में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन जो है, वो उसको बचाएगी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ए यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, हर स्टेट को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई भी बाहर से खतरा हो, या इंटरनल डिस्टर्बेंस, अंदर से खतरा हो, उन सबको बचाना। तो वैसे करके स्टार्टिंग में आपको आसाम में दिखता है, धीरे धीरे फिर इसको पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न में, क्योंकि जब पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही ये इंसर्जेंसी शुरू हो गई और बढ़ गई, तब फिर पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको आप देखोगे कि अफस्पा जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब देखो आर्म फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर्स एक्ट 1983, 1958 में आपके पास लगी असम एंड मणिपुर, 83 में आपके पास लगी पंजाब। अब देखो क्या हुआ, पंजाब में आ गया खालिस्तान, राइट। खालिस्तान को सप्रेस करने के लिए फिर यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट जो थी 1980s की, उसको सप्रेस करने के लिए 1983 में अफस्पा आया पंजाब एंड चंडीगढ़। यहाँ की जो इस एक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो मोटी मोटी तो सेम ही थी जैसे कि आपके पास असम एंड मणिपुर का एक्ट था, ठीक है। यहाँ पे 1972 आप देखोगे, 1972 में अमेंडमेंट की गई थी। यहाँ पे ये जो पंजाब के पास था, ये पंजाब में जो लगा फस्पा 1983, इसमें जो असम एंड मणिपुर वाला था उसकी सेम मतलब ब्रॉडली जो था वो सेम था, लेकिन कुछ इसमें दो एडिशनल चीजें जो थी वो थी आर्म फोर्सेस को जो एडिशनल पावर मिली। सबसे पहले सब सेक्शन ई ऐड की गई सेक्शन 4 में, तो ऐसे सेक्शन 4 में सब सेक्शन ई को ऐड किया गया। इसका क्या इसमें इसने क्या पावर दिया आर्म फोर्सेस को कि आप किसी भी व्हीकल को, जो गाड़ी है या जो व्हीकल है, उसको स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसको सर्च किया जा सकता है, खोजबीन की जा सकती है, और उसको फोर्सिबली सीज किया जा सकता है। लेकिन किसकी गाड़ी को? अगर ऐसा लगे कि उसमें कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, कोई टेररिस्ट है, या फिर एमुनिशन है जो कहीं पे कोई एक्टिविटी करने के लिए ले जाया जा रहा है उस गाड़ी के थ्रू, तो उस गाड़ी को हम रोक सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और फोर्सिबली सीज भी कर सकते हैं। ये सेक्शन ई ऐड की गई सेक्शन 4 में, जो पावर इसको दी गई। फिर सेक्शन 5 इसमें ऐड की गई, जिसमें कहा गया कि जो सोल्जर है, वो जो आर्मी ऑफिशियल होगा हमारा, वो किसी उसके पास पावर है कि वो किसी भी लॉक को, ताले वगैरह को ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। लेकिन बाद में जब खालिस्तान मूवमेंट स्प्रेस हो गई पंजाब में, तो अफस्पा जो है उसको विड्रॉ कर लिया गया था 1997 में। अब आता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर 1990। देखो 58 असम एंड मणिपुर, 83 पंजाब, 90 जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी जो आपके पास मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी थी, उसको भी
जब उसमें बड़ा ज़्यादा राइज़ हो गया, बड़ा इंक्रीज़ हो गया, तो उसको फिर रोकने के लिए, टैकल करने के लिए अफ़स्पा इन जम्मू एंड कश्मीर को इनेक्ट किया गया 1990 में। अब देखिए यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पूरी पावर है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया किसी भी स्टेट को, या तो पूरी स्टेट को या फिर उसके किसी भी एरिया को डिस्टर्ब जो है वो घोषित की जा सकती है। क्यों? ताकि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो भारत की सोवरेनिटी, अखंडता के ऊपर, संप्रभुता के ऊपर सवाल उठाए, उसके खिलाफ काम करे, तो उसको सप्रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट दोनों इस प्रकार का जो डिस्टर्ब्ड एरिया किसी को घोषित कर सकती है और उसके बाद वहां पर एफस्पा लग सकती है। सेक्शन 3 जो है एफस्पा की, वो क्या बोलती है? इफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इशू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस फॉर असिस्टिंग द सिविलियन अथॉरिटी। अब किसी भी स्टेट में अगर आपके पास कोई टेररिज्म एक्टिविटी या इंसर्जेंसी है, तो क्या होगा? एक स्टेट गवर्नमेंट तो लड़ेगी उसके साथ, समझ रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट लड़ेगी, लेकिन जो गवर्नर है, सेक्शन 3 क्या बोलती है कि गवर्नर जो है उस स्टेट का, अगर वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दे गैजेट ऑफ इंडिया में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, उसकी अथॉरिटी है कि वो डिप्लॉय करे आर्म फोर्सेस को, जो स्टेट के जो आपके पास सिविलियन अथॉरिटीज है उसको असिस्ट करेगी, राइट? असिस्ट करेगी वो उसे। सेक्शन 4 क्या बोलती? हमने आपको बताया कि आर्मी ऑफिसर्स को पावर मिलती है कि वो शूट कर सकते हैं किसी को, मे बी अगर उससे मृत्यु भी हो जाए, ठीक है, मृत्यु भी हो जाए तो भी किसी भी इंडिविजुअल को वो शूट कर सकती है, अगर वो इंडिविजुअल लॉ को वायलेट करे या फिर उसको ऐसा शक हो कि वो वायलेट करेगा लॉ को। अब कैसा कैसा, जैसे कैरिंग ऑफ वेपन्स, अब कोई वेपन लेके जा रहा है, कोई एमुनिशन लेके जा रहा है, तो इस प्रकार के जो लॉ, जो अफस्पा मतलब जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वहां पे ऐसा अगर करे तो। और इसमें कंडीशन सिर्फ ये आर्मी ऑफिसर के लिए कि उसको फायर करने से पहले वार्निंग देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी इवन विदाउट अ वारंट, वारंट दिए बिना भी वो अरेस्ट कर सकती है, और बिना कंसेंट से भी वो उसके घर बार जो है उसको सर्च कर सकती है, अगर उनको लगे कि ये कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज में, कुछ इंसर्जेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेता है या लेती है तो। और जो इंडिविजुअल है उसको कस्टडी में लिया जा सकता है और जितना जल्दी हो सके उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वहां पे पेश किया जाएगा। अब देखो क्या है कि जब भी किसी स्टेट में अगर इंसर्जेंसी आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट सजेस्ट तो कर सकती है कि एक्ट जो है उसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन्फोर्स करने की जरूरत है कि नहीं। लेकिन इस एक्ट का सेक्शन 3 ये बोलती है कि मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट मना भी कर रही है कि भाई हमें एफस्पा की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर गवर्नर को और सेंटर को लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि जरूरत है, तो ये जो सजेशन है इसको ओवर रूल किया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी, कब हुआ? त्रिपुरा में। अब स्टार्टिंग में तो अफस्पा में सिर्फ कहा गया था कि गवर्नर जो है वही बताएगा कि अफस्पा लगनी है कि नहीं लगनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया इसको और फिर इसने त्रिपुरा जो है उनको डिक्लेयर किया आपके पास कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। अब त्रिपुरा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपोज कर रही थी कि भाई हमें नहीं ये अफस्पा लानी है, हम नहीं, हमारा जो स्टेट है वो कोई डिस्टर्ब एरिया नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो त्रिपुरा जो है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टेट गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट इट। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की अफस्पा की। तो अफस्पा का जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो है उसको अपहोल्ड नहीं किया जाता है। यहाँ पे हमें देखने को मिला कस्टोडियल रेप एंड किलिंग ऑफ थंगजम मनोरमा असम राइफल्स के द्वारा 2004 में। तो ये एक केस था जो सबसे पहले एक बहुत बड़ा केस बना, ये कि जब सबसे पहले बड़े मतलब प्रखर रूप से ये चीज निकल कर आई कि इसमें बहुत ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो भी हो रही हैं। जब इस ये नाम की जो महिला थी उनका कस्टोडियल रेप किया गया और बाद में उनको मारा गया। क्रिटिसिज्म में ये आता है कि भाई ये जो शूट ऑन साइट है, ये जो पावर दी गई आर्मी ऑफिसर को शूट ऑन साइट की, ये वायलेट करती है हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ। जीने का एक अधिकार है हमारा, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसको ये वायलेट करती है। इसमें एक और चीज है कि नो प्रोसिक्यूशन, मतलब कि जैसे मान लो कि कोई आर्मी ऑफिसर अगर पाया जाता है कि उसने कोई गलत काम किया है, तो वो जाएगा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो बात जाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे कि बोलेगी कि भाई केस चले तो चलेगा, वो बोलेगी केस नहीं चले तो नहीं चलेगा। तो ये जो है ये हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 जो है, और जो बाकी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वायलेट करती है। अब क्रिटिसिज्म में एक बात ये है, अगर आपसे पूछा, जैसे कल को अगर आप कोई एग्जाम में बैठे हैं तो आप बता सकते हैं कि जैसे आपको पता है अभी इमरजेंसी लगती है इस देश में,
जैसे इमरजेंसी लगी है इस देश में, है ना, इंदिरा गांधी जी के समय लगी थी, तो उसमें भी जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और कुछ राइट्स जो आपको आर्टिकल 20 देता है, वो भी सस्पेंड नहीं होते। इवन इमरजेंसी में भी वो सस्पेंड नहीं होते। लेकिन यहाँ पर तो वो भी देखने को नहीं मिलते हैं इन केस, मतलब क्रिटिसिज्म का जो करते हैं उनका आरोप है कि यहाँ पर तो ये जो लोग जो यहाँ पे जी रहे हैं, वो तो सिर्फ आर्मी ऑफिसर की मर्जी पे जी रहे हैं कि जी उसको लगेगा कि शरीफ हैं तो शरीफ हैं, उसको लगेगा गलत हैं तो ठोक दो, या जो भी है सर्च करो या जो भी। तो इसका ये क्रिटिसिज्म है कि आप ऐसे एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जा सकती है आर्म ऑफिसर्स को, आर्म फोर्सेस को। तो अब क्या ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया? ऑब्वियसली इस प्रकार के केस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वही है प्रोटेक्टरेट हमारे फंडामेंटल राइट्स का। जिसको लगेगा हमारा वायलेट हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो 1998 में सबसे पहले इसकी गाइडलाइंस हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे केस है नागाज पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली अपहेल्ड किया है आपके पास अफस्पा को। इसमें इन्होंने कहा कि एक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एक्ट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कंसिडर नहीं किया जा सकता है। और जो पावर दी गई हुई है सेक्शन 4 और 5 में, इस एक्ट में जो हमने पहले डिस्कस करी, वो आर्बिट्ररी नहीं है, ना आर्बिट्ररी है ना अनरीजनेबल है, एंड देयरफॉर नॉट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उनकी वायलेशन नहीं है। अब देखो इसको एक तरफा नहीं ना देखना है, हम देख ठीक है जो वायलेशन वहां पे हो रही है अगर ह्यूमन राइट्स की होती है या पहले हुई है वो गलत है, लेकिन वहां इंसर्जेंसी भी तो है। कई तो देश के खिलाफ काम करने की बात कर रहे हैं, देश के हिस्से को उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अरे सर ठीक है लेकिन सारे थोड़ी कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस तो होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अफस्पा बिल्कुल ही गलत है, इसका मिसयूज किया जा रहा है वो गलत है, तो वहां पे चेक्स एंड बैलेंस होना बड़े जरूरी है। इस जजमेंट में कहा गया कि जो आर्मी पर्सनल्स हैं जो वहां पर भी किसी भी डिस्टर्ब एरियाज में आएंगे, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा मिनिमम फोर्स अंडर सेक्शन 4 अगेंस्ट सस्पेक्टिव वायलेटिंग प्रोहिबिटिव ऑर्डर्स। कि कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि जो ऑर्डर्स हैं, लॉ है, उसको वायलेशन हो रही है, तो उसके खिलाफ आप मिनिमम फोर्स करें, यूज करें, राइट। उसको पकड़ के आपके पास प्रावधान है कि पकड़कर आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाना, तो मिनिमम फोर्स जो है उसको यूज किया जाए। गोली चलाना और ये सब जो, ये तो एक्सट्रीम में कि आपको लग रहा है कि भाई अब ये पकड़ा नहीं जाएगा, या आपको लगे कि अगर हम इसको पकड़ने गए तो मार ही देंगे, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। और जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको कस्टडी में लेना पड़ेगा सेक्शन 4 में, और उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी जब भी पकड़ा गया उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ेगा। और ये जो एक्ट है इसको रिव्यू किया जाना चाहिए हर 6 महीने में, कि जैसे आज मान लो एक्स स्टेट में लगा दिया गया, तो ऐसा नहीं कि उम्र भर लगाए छोड़ो, 6 महीने के बाद देखो कि भाई जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, अगर लगता है कि जरूरत है तो उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो इसलिए आपको खबरें सुनने को मिलती हैं कि कुछ एरिया है जहां से अफस्पा वापस ले ली गई, कुछ एरिया है जहाँ पे अफस्पा जो है उसको एक्सटेंड किया गया, तो वो क्योंकि पीरियोडिक वहां पे रिव्यू किया जाता है अफस्पा को कि अब स्टेट में जरूरत है कि नहीं है। अब यहाँ पर आती है संतोष हेगड़े कमेटी। अब इस कमेटी की जरूरत क्या पड़ी, देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिली एसोसिएशन ऑफ मणिपुर, ये एक एसोसिएशन का नाम है। इसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया और उन्होंने कहा कि भाई 6 इन्होंने एग्जाम्पल दिए जिसमें कहा कि अनलॉफुल तरीके से किलिंग्स हुई हैं, एनकाउंटर्स हुए हैं मणिपुर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज संतोष हेगड़े जी की एक कमेटी बनाई। उन्हें कहा गया भाई ये जो एनकाउंटर्स की बात हो रही है, 6 एनकाउंटर्स की, इनको आप स्टडी करो। इस कमेटी ने 2013 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, और ये जो रिपोर्ट, जो रिजल्ट आया इस कमेटी का, रिपोर्ट जो थी वो थोड़ी सी शॉकिंग थी कि इन्होंने कहा कि 6 में से जो 5 एनकाउंटर्स हुए हैं वो जेन्युइन नहीं थे। यानी 6 लोगों को मारा गया तो उसमें से 5 लोग जो थे वो बेचारे उसमें किसी भी प्रकार के इंसर्जेंसी में इसमें पार्ट नहीं लिया, ठीक है। एक जो था वो जेन्युइन था, 6 जो थे वो जेन्युइन नहीं थे।
यहाँ पे ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अफस्पा गेव स्वीपिंग पावर्स टू मैन इन यूनिफॉर्म विदाउट ग्रांटिंग सिटीजन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स मिसयूज। ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, वो जो आर्मी जो मैन इन यूनिफॉर्म है उसको तो स्वीपिंग पावर दे रही है, लेकिन जहां पे डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा रहा है वहां पे जो सिटीजन्स है उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है इसके मिसयूज का। ये सुप्रीम संतोष हेगड़े कमेटी की रिपोर्ट है। इस देखो आपने सुना होगा विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस कमेटी ने भी ये कहा भी जितनी ग्रेट पावर तो देनी है लेकिन इसके साथ रिस्ट्रेन और स्ट्रिक्टर भी होनी चाहिए वो पावर। ठीक है, कैसा नहीं कि आप एब्सोल्यूट पावर दे दो, थोड़ी उसमें रिस्ट्रेनमेंट्स भी होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए उस चीज में। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2016 में। अगेन यहाँ पे एक विक्टिम्स की फैमिली के द्वारा प्लिया सबमिट की गई कि 1979 से लेके मणिपुर में 2016 तक 1528 एनकाउंटर किलिंग्स हो चुकी हैं। तो इनके लिए इन्होंने प्लिया सबमिट करी कि भाई ये हो रहा है। अब हर डेथ जो है डिस्टर्ब्ड एरिया में, चाहे वो कॉमन पर्सन की हो या इंसर्जेंट की हो, उसको थोरोली इंक्वायर किया जाना चाहिए सीआईडी के द्वारा विद एन इंस्टेंस ऑफ एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये जजमेंट बता रहा हूं मैं 2016 की, कि चाहे वो इंसर्जेंट की हो या कॉमन मैन की, उस सारे को थोरोली स्टडी किया जाना चाहिए, उसको इंक्वायर किया जाना चाहिए सीआईडी के द्वारा और विद इंस्टेंस ऑफ एनएचआरसी आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें जितने भी जो आर्म्ड पर्सन है यानी जो इंसर्जेंट वगैरह है, जो भी वायलेट कर रहा है प्रोहिबिटरी ऑर्डर को किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में, तो वो हमारा एनिमी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो हमारा दुश्मन ही है। और अगर उसको एनिमी कंसीडर किया भी जाए तो भी उसकी पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और क्योंकि हर जो सिटीजन है इंडिया का वो इंटाइटल्ड है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू लाइफ। तो अगर वो इंसर्जेंट है तो भी उसके वो इंटाइटल है वो राइट टू लाइफ के लिए। इसलिए अगर उसको भी मारा जा रहा है तो भी उसके अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किन किन कारणों से मारा गया, क्या इंसर्जेंसी में पार्ट लिया था, किस हद तक पार्ट लिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कही गई कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। कोई एब्सोल्यूट इम्यूनिटी की बात यहाँ पे, कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है किसी भी आर्मी पर्सनल को, अगर वो कोई भी क्राइम कमिट करता है तो दोस्तों ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। मैंने यहाँ पर हिस्ट्री से लेके तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स और सारी स्टेट्स जहां पर भी इसको लगाया गया किन परिस्थितियों में, वो सारा कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसी प्रकार के जीके वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।